नमस्कार। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और दो विशेष परिस्थितियों में। एक, जबकि गुरुत्वीय क्षेत्र पूरी तरीके से कांस्टेंट है, हम अर्थ के बिल्कुल पास में वस्तुओं की सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, उस परिस्थिति में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। और अगर हम जनरलाइज तरीके से देखें कि जब जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन वो काफी अधिक है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, और गुरुत्वीय क्षेत्र को हम पूरी तरीके से कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, उस परिस्थिति में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, इनके डेरिवेशन हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अभी आज हम अपनी चर्चा यहां से आगे शुरू करते हैं और जस्ट रिकॉल करते हैं एक्सप्रेशन को, जब हमने सिर्फ दो पार्टिकल्स को लेते हुए देखा था कि किसी ऐसे सिस्टम के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो एक्सप्रेशन, यदि मान लीजिए कि एक मास m1 और एक दूसरा मास m2 जिनके बीच का सेपरेशन r है, इस तरीके के टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन इज -G m1m2 डिवाइडेड बाय r। तो अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पर, क्योंकि हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों मासेस कांस्टेंट हैं। G यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ R पर डिपेंड करती है, R एज अ वेरिएबल, और ये R वेरिएबल इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू मासेस। तात्पर्य यह है कहने का कि हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि m1 मास की प्रिसाइज पोजीशन क्या थी या m2 मास की प्रिसाइज पोजीशन क्या थी। जब तक हमें उन दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन पता है तो हम इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस सेंस में अगर हम बात करें तो ये एक्सप्रेशन इसलिए एक जनरल एक्सप्रेशन कहा जाता है। दूसरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब भी हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद द सिस्टम। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम एक स्पेसिफिक केस लें, m1 सपोज ये जो फर्स्ट मास है इज जस्ट अर्थ, आर अर्थ, एंड दिस सेकेंड मास इज सम अदर ऑब्जेक्ट इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड बट आउटसाइड इट, सो सपोज अ बॉल ऑफ मास m। तो अगर सिस्टम ऐसा है, अर्थ और किसी दूसरे, सपोज अर्थ बॉल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस केस में इस पूरे सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर मास, अगर कोई मास बहुत अधिक भी है, अगर आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि बॉल का मास और अर्थ के मास में कितना डिफरेंस है, इट इज जस्ट ह्यूज इन कंपैरिजन ऑफ दिस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो ज्यादा मास से कुछ ज्यादा रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ होल सिस्टम। दूसरा, हमने मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि जब वर्क डन की हम बात करते हैं किसी फोर्स के द्वारा, तो हमेशा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। और दूसरी चीज कि जब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एटलीस्ट ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। तो अगर किसी मोशन के दौरान, अगर जब बॉल अर्थ की विसिनिटी में, अर्थ के पास, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रही थी, उस समय अगर इसके पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन में कोई चेंज आता है, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन पूरे सिस्टम का फंक्शन है, पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी है, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ बॉल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के रूप में दिखाई देगा,
क्यों? क्योंकि अगर यहां पर हम कंपेयर करें तो अर्थ का मास बॉल के मास से बहुत अधिक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना इज अ टीडियस टास्क। अगर दोनों में कंपेरेटिवली हम देखें तो ये मुश्किल है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में अगर कोई चेंज आता भी है ड्यू टू चेंज इन दिस पोटेंशियल एनर्जी, दैट वुड बी जस्ट नेग्लिजिबल। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होंगे दैट वुड करस्पॉन्ड टू स्मॉलर मास। लेकिन अगेन जस्ट रिकॉल कि जो सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट वुड करस्पॉन्ड टू होल सिस्टम। अब ये तो बात है टू पार्टिकल सिस्टम की, उसके लिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा कि दो मासेस हमें पता होने चाहिए, उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन हमें पता होना चाहिए, एंड वी जस्ट नो द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन जरूरी नहीं कि सिस्टम हमेशा टू पार्टिकल्स हो। सपोज लेट्स से प्रॉब्लम को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं एंड जस्ट वी एंटर अ थर्ड पार्टिकल हियर एंड इट हैज अ मास m3। अब हम इनके जो रिलेटिव सेपरेशन है उनको भी थोड़ा सा उनका नाम थोड़ा सा बदल देते हैं। सपोज 1 और 2 के बीच में जो सेपरेशन है हम उसको r12 से दिखाते हैं, 1 और 3 के बीच के सेपरेशन को हम r13 से दिखाते हैं, और 2 और 3 के सेपरेशन को हम r23 से दिखाते हैं। तो अब क्योंकि जब 3 बॉडी सिस्टम है, 3 पार्टिकल सिस्टम यहां पर है, तो इस सिस्टम का टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो जितने भी पेयर यहां पर मौजूद हैं उन सभी पेयर्स का कंट्रीब्यूशन हमें लेना होगा एक एक करके। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि 3 पार्टिकल अगर मौजूद हैं तो कितने पेयर्स बनते हैं। तो हम देखते हैं 1 2 is 1 pair, 2 3 is second pair, and 1 3 is third pair, and there are just 3 unique pairs. तो इन तीनों यूनिक पेयर्स के कंट्रीब्यूशन को हमें एक एक करके इंक्लूड करना होगा और ऐड करना होगा, और तब हमें सिस्टम की टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अगेन जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्यों हम शुरुआत में जब हम एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड दूसरे वेरिएबल्स को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल अगर हम देखें तो फिजिक्स में जब हम वेरिएबल्स को बांटते हैं, डायनेमिकल वेरिएबल्स को, हम कहते हैं कि कुछ वेरिएबल्स वेक्टर हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और कुछ स्केलर क्वांटिटीज हैं। और जब हम दोनों को स्टडी करते हैं तो इट इज अ बिट ईजियर टू डील विद स्केलर क्वांटिटीज, क्योंकि वहां पर हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है, हमें डायरेक्शन जैसा कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसमें है ही नहीं। तो हमें जस्ट मैग्नीट्यूड्स अगर पता है तो हम काफी सारा जो इंक्लूजन है उस वेरिएबल से रिलेटेड वो ले सकते हैं। तो सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको मैथमेटिकली डील करना इज अ बिट इजियर देन वेक्टर 1। और हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये स्केलर क्वांटिटी दूसरे वेक्टर फंक्शन से रिलेटेड है और उनको हम कैसे डिराइव करने वाले हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे इस लेक्चर में। तो सपोज फॉर दिस 3 बॉडी सिस्टम वी हैव 3 पेयर्स, 1 2 2 3 एंड 3 1। तो हमें जब टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का अब कैलकुलेट करना होगा, तो दरअसल हमें इन तीनों पेयर को कंसीडर करना होगा। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस 3 बॉडी सिस्टम विल बी माइनस, फर्स्ट वी विल हैव टू टेक द फर्स्ट पेयर विच इज 1 2, सो दैट विल बी माइनस g, 2 masses, those are m1 and m2, and divided by relative separation between these 2 masses, so it will be r1 2. Then we will have to add another contribution which is coming from second pair, and that is 2 3 pair, so it will be minus g m2 m3 for this pair, and relative separation between them is r2 3. और इसी तरीके से तीसरे पेयर के कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करेंगे, सो माइनस जी, और तीसरा पेयर इंक्लूड करता है m1 मास और m3 मास, सो इट वुड बी m1 m3 एंड डिवाइडेड बाय r13. सो नाउ दिस विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस 3 बॉडी सिस्टम।
और इसी तरीके से आप सिमुलेट कर सकते हैं कि अगर ये n पार्टिकल प्रॉब्लम होती, अगर यहाँ पर 3 ना होके 4th, 5th, 6th इसी तरीके से n पार्टिकल्स होंगे तो हमें देखना होगा कि कितने यूनिक पेयर्स वहां पर बन रहे हैं। तो n पार्टिकल सिस्टम के लिए देयर वुड बी लाइक n into n-1/2 डिफरेंट पेयर्स। एंड टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिसमें कि n पार्टिकल्स इंक्लूड हैं, इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें सारे पेयर्स के कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करना होगा, उन्हें ऐड करना होगा। ऑब्वियसली दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, सो इट इज इजी टू ऐड देम। उनको ऐड करना बहुत आसान है, जस्ट वो नंबर्स है। तो उन सभी नंबर्स को हमें ऐड करना होगा, सारे टर्म्स को एक साथ लिखना होगा, एंड दैट वुड बी द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ व्हेन देयर आर n पार्टिकल्स आर देयर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के दूसरे बिंदु की तरफ और अब हम डिस्कस करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और अंडरलाइंग जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या हम इसके बारे में कोई चर्चा कर सकते हैं अब तक की अपनी जानकारी के मुताबिक। तो फिर से कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और हमने देखा था, हमने अर्थ मास सिस्टम लिया था, अर्थ बॉल टाइप सिस्टम लिया था और हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। लेट्स से मैं दोबारा से उस एक्सप्रेशन को लिखती हूं। सपोज हम ग्रेविटेटिंग सोर्स को अब मैं m1 कह रही हूं और दूसरा ऑब्जेक्ट स्मॉल m m2 मास का इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है और सपोज कि ये r1 डिस्टेंस से, जबकि डिस्टेंसेस सोर्स के सेंटर से मेजर की जा रही हैं, r1 डिस्टेंस से लेट्स से r2 डिस्टेंस तक मोशन की हम बात कर रहे हैं। तो अगर वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं इस मोशन के लिए तो ये सिंपली होगा अंडरलाइंग फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मासेस एंड दिस F डॉट सेपरेशन। और इस केस में क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट को सिंपली हम स्केलर प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं। तो और लिमिट्स r1 टू r2 फॉर मोशन फ्रॉम r1 टू r2। तो जब हम यहां F की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स के डेफिनेशन से जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स का एंड अ नेगेटिव साइन, बिकॉज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम सोर्स इसको मान रहे हैं m1 मास को, तो m1 मास की वजह से m2 मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सोर्स की तरफ होगी। तो इस F फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऐसी है। और अगर हम रेडियल कोऑर्डिनेट को सेंटर से आउटवर्ड मेजर कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन को हम -r कैप से दिखा सकते हैं। तो इस फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। देन अगेन ये सब हमने कल के लेक्चर में कर चुके हैं, सो आज जस्ट हम इसको री कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यहां पर अगर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें एंड dr, सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो W वुड बी m1 m2 1/r² को अगर आप सॉल्व करते हो सो इट वुड बी लाइक 1/r एंड माइनस साइन गोज अवे एंड फ्रॉम r1 टू r2। अब यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहां पर लेट्स से r1 को कहते हैं कि दैट r1 इज अ fixed radial coordinate. Let's say r1 has a fixed value of r and r2 has a value of infinity. कहने का मतलब m2 ऑब्जेक्ट m1 के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी निश्चित दूरी r से अब इंफिनिटी तक मूवमेंट कर रहा है और इस मूवमेंट के दौरान कितना वर्क डन करना पड़ेगा हम उसको देख रहे हैं। हमने अपने लिमिट्स को, ये जो लिमिट्स थी, इनको थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया। तो अब अगर हम इन लिमिट्स की जगह ये वैल्यूज रख दें, r1 की जगह r और r2 की जगह इंफिनिटी,
सो W इस केस में, वर्क डन इस केस में हमारे पास आता है GM1M2 एंड दिस वुड बी 1/इंफिनिटी अपर लिमिट के लिए, सो -1/R माइनस GM1M2/R. Let's say this is equation number फर्स्ट. और अगेन हम वर्क डन और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन को यूज करते हैं. सो W कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक माइनस डेल U, वेयर डेल U इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन. तो इस मोशन के लिए ये चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी डिस्टेंस पर, विच इज फाइनल डिस्टेंस, एंड माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल डिस्टेंस. और ये दोनों एक्सप्रेशंस अगर हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम देखते हैं दैट U R इज सिंपली माइनस GM1M2/R. Expression is same which we derived yesterday, but inclusion is different. So now अब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस किसी सिस्टम की, किसी टू पार्टिकल सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दरअसल वो वर्क डन है जो किसी ऑब्जेक्ट को इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी निश्चित दूरी r से इंफिनिटी तक मूव करने में किए गए कार्य के बराबर है. तो दूसरा, अब हम देखना चाहते हैं यहां पे हमने क्या किया. हमारी अप्रोच ऐसी थी कि हमने वर्क डन का फॉर्मूला यूज किया और यहां पर फोर्स का जो एक्सप्रेशन हमारे पास था उसको यूज करते हुए, फोर्स के एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया. अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है. अगर हमारे पास हम पोटेंशियल फंक्शन की इंफॉर्मेशन हो तो वहां से क्या हम फोर्स फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं? ये पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स क्या इस तरीके से भी रिलेटेड है? तो आंसर इज यस, क्योंकि कल हमने बात की थी कि ये जो वर्क डन है, वर्क डन एक्चुअली इज पाथ इंडिपेंडेंट. फर्क नहीं पड़ता है कि R1 से R2 तक ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है ये किस रास्ते से गया, ये स्ट्रेट लाइन से गया या कर्व पाथ से गया. वर्क डन जो है वो होगा सेम अगर R1 और R2 सेम रहते हैं. तो ये पाथ इंडिपेंडेंस जो है इस वर्क की इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमें हिंट करती है कि दरअसल ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है इज जस्ट अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में अगर वन डायमेंशनल फोर्स की बात हो रही है, सो दे आर रिलेटेड विद देयर पोटेंशियल फंक्शन लाइक दिस. और अगर अपने इस एग्जाम्पल की ओर हम देखें जहां पर कि f वाज अ फंक्शन ऑफ जस्ट रेडियल कोऑर्डिनेट, वहां पर सिर्फ रेडियल कोऑर्डिनेट का फंक्शन था. इसको अगर रिकॉल करो तो ये FR वाज GM1M2/R² and no other dependent variables are there. Just f depends on R only. So it has just a radial component, हम इसको ऐसे भी कहते हैं. Again U में भी सिर्फ radial component है. तो सिर्फ अगर radial dependency potential function की है तो FR can always be written as -du/dr. So this is the relation. अगर हमें पोटेंशियल फंक्शन पता हो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के लिए, हमेशा हम नोइंग द पोटेंशियल फंक्शन वी कैन डिराइव इट्स फोर्स अंडरलाइंग फोर्स फंक्शन. तो अगर हमें यहां से शुरू करें, अगर हमें UR का एक्सप्रेशन पता है, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, वी कैन डिराइव FR फ्रॉम हियर. सो FR वुड बी -d/dr ऑफ -GM1M2 डिवाइडेड बाय R. और अगर हम इसको सिंपली डिफरेंशिएट करें, GM1M2 इज कांस्टेंट, नेगेटिव GM1M2 is constant, so it would be d/dr of 1/r, that would be -1/r square, and which is the magnitude of
this gravitational force. So we can always do either way. अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं तो फोर्स की डेफिनेशन को यूज करते हुए, वर्क डन की इंटीग्रल डेफिनेशन को यूज करते हुए हम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन डिराइव कर सकते हैं. और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के बारे में जानते हैं, सिंस वी नो दैट दिस फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव, वी कैन ऑलवेज यूज इट एंड वी कैन derive the gravitational force field underlying this potential function. और देखेंगे किस तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफरेंट और इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दोनों में क्या डिफरेंस या सिमिलैरिटीज है. तो सपोज कि हम किसी स्मॉल मास m के मूवमेंट की बात कर रहे हैं और सपोज इसके पोजीशन 1 से 2 के मूवमेंट की बात हो रही है. लेट्स से कि इस पॉइंट 1 पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of the system was U1 and gravitational potential energy of the system at point 2 was U2. Obviously जब हम इस स्मॉल मास m के मोशन की बात कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज ऑलरेडी अ ग्रेविटेशनल फील्ड सेटअप देयर. वहां पर एक सोर्स मास m है जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड में ये मोशन हो रहा है और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में फर्स्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ये है और सेकंड पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया जा रहा है. तो अब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आइदर चेंज किस दौरान, जबकि ये स्मॉल मास m 1 से 2 तक मूव करता है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में. सो लेट्स से दैट चेंज इन पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट के मास को यूनिट कर दें तो ये दोनों इक्वल होंगे. कहने का मतलब कि यूनिट मास को एकांक द्रव्यमान जिसका यूनिट, जिसका जो वैल्यू है यूनिट है 1 kg है, अगर MKS यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो यूनिट मास को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करने पर उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आता है, अगर हम उसको पर यूनिट मास में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वही चीज सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए जो रेफरेंस है, हम कहाँ से इसको मेजर कर रहे हैं, इसके लिए जो रेफरेंस है वो हमेशा आर्बिट्रेरी है. आर्बिट्रेरी का मतलब वो ऑब्जर्वर की मर्जी है कि उसको रेफरेंस को वो कहाँ पर लेता है, बशर्ते कि उसको जब वो समझा रहा है अपनी बात को तो बताना होगा कि रेफरेंस मैंने इस पॉइंट पे सेट किया है. तो रेफरेंस पॉइंट जो भी होगा, जिस तरीके से हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में एक रेफरेंस लेते हैं, सपोज कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, सपोज 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं एक ओरिजिन है और 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हैं और इन एक्सेस के अकॉर्डिंग, इस फिक्स पॉइंट के और इन एक्सेस के अकॉर्डिंग हम किसी भी पॉइंट का इस 2 डायमेंशनल स्पेस में एड्रेस बता सकते हैं. तो हमारा रेफरेंस जो है ओरिजिन होता है वहां पर और जिसका कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं 0 0. तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि रेफरेंस इज आर्बिट्रेरी. तो जो रेफरेंस होगा उस पर जो पोटेंशियल है दैट वुड बी ट्रीटेड लाइक 0. तो सपोज हम लेट से हम इस प्रॉब्लम में, यहां पर इस डिस्कशन में हम कहते हैं कि हमने रेफरेंस इस 1 पॉइंट को मान लिया. तो अगर हमारा रेफरेंस ये फर्स्ट पॉइंट है तो सिंपली दिस V1 विल देन बी 0. कब? इफ reference is chosen at point 1, only then we can take V1 as 0. तो अगर ये डेफिनेशन हम यहां पर यूज करें, ये फ्रीडम हम यहां पर यूज करें, तो यहां हम देखते हैं V2 विल बी देन U2 माइनस U1 बाय M. सो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यहां पर पॉइंट 2 की बात हो रही है. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज एक्चुअली इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल in taking the unit mass from the reference point up to that point. So reference point आपने जहां भी पिक किया है वहां से आपके डिजायर्ड पॉइंट पर, जहां पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए, वहां तक मूव करने में पर यूनिट मास में सिस्टम के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, उसी को हम उस सिस्टम का उस बिंदु पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं. तो और दूसरा अगर हम इसका यूनिट देखें, सो दिस इज जस्ट एनर्जी एंड दिस इज मास. सो एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जूल पर केजी. नेक्स्ट थिंग, अगली चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं. अगर हमसे पूछा जाता है, मान लो ये एम मास के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है, सोर्स इज दिस कैपिटल एम मास, और हमसे ये पूछा गया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज इस वन पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना था. कितना जब हमसे पूछा गया, दैट मीन्स हमें बताना है उसका मेजरमेंट, हमें उसे मेजर करना है. तो ग्रेविटेशनल फील्ड को, फील्ड अगेन फर्स्ट लेक्चर को अगर हम रिकॉल करें, हमने बात की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ फोर्सेस विच एक्ट्स एट अ डिस्टेंस. इसके कहने का मतलब कि अगर एक सोर्स है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो इस सोर्स के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूवमेंट कर रहा है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को महसूस कर रहा है, तो उसको इस ग्रेविटेशनल फील्ड को महसूस करने के लिए सोर्स को टच करना, डायरेक्ट कांटेक्ट करना जरूरी नहीं है. तो होता क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है सोर्स का, सोर्स मास m है, उसने अपने मास की वजह से, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मास, इट हैज सेट अप अ डिस्टर्बेंस इन द स्पेस. और दूसरी बात हमने कही थी कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है लॉन्ग रेंज फील्ड है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये इन्फिनिटी पे जाकर जीरो होता है. दैट मीन्स अगर कोई भी मास है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड उस मास से शुरू होकर और इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है. भले ही वो बात दूसरी है कि जैसे जैसे सोर्स से दूर जाते हैं तो ये जो फोर्स है, ये जो फील्ड है, इसका वैल्यू बहुत फीबल होता जाता है, बट इट एग्जिस्ट, इट इज नॉट जीरो, इट इज जीरो ओनली एट इन्फिनिटी. तो एक m मास का सोर्स है, उसने एक ग्रेविटेशनल फील्ड अपना सेट कर लिया है, लेकिन इससे किसी निश्चित दूरी पर उस फील्ड को हम मेजर कैसे करें. सो दैट मेजरमेंट इज डन बाय द अकाउंट ऑफ समथिंग कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. तो ये हम कैसे करेंगे, लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम अगेन. तो एक टू पार्टिकल सिस्टम लेते हैं. सपोज सोर्स मास जो यहां पर है और इसने स्पेस में एक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड सेट कर लिया है, और इससे r दूरी पर यहां पर एक स्मॉल मास m है, और इस बिंदु पर सपोज ये इसको हमने P से बताया, यहां पर हमें बताना है व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड. If question is like what will be the gravitational field at point P which is at a distance r from source, so that means we will have to calculate the gravitational field intensity of this source of gravitation at a distance of r. तो इसको हम कैसे करेंगे. तो सपोज लेट्स से कि वो जो डिस्टर्बेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड एक्चुअली दैट इज अ वेक्टर फील्ड. हम ये भी जानते हैं कि वो जो डिस्टर्बेंस है उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो डिस्टर्बेंस कैसा है, फोर्स किस तरीके से अप्लाई करता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है, सोर्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, सो दैट डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स सोर्स. सो इट्स नॉट अ स्केलर फील्ड, दिस फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड. हर पॉइंट पर एक मैग्नीट्यूड है फील्ड का और एक डायरेक्शन भी है जो हमेशा सोर्स की तरफ है. तो सपोज दिस फील्ड एट दिस पॉइंट हम इसको किसी वेक्टर ई से दिखा देते हैं. तो अब अगर इसने इतना डिस्टरबेंस यहां पर सेटअप किया है, ये डिस्टरबेंस क्या करने वाला है, ये डिस्टरबेंस इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करने वाला है, और न्यूटन का नियम कहता है कि दैट फोर्स वुड बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मास. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं.
तो यहां से हमें एक हिंट मिलता है अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात करें। अब अगर इस इक्वेशन को देखें, इससे पहले प्रीवियसली जैसे मैंने इसको लिखा था, सो दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड में हमें एक प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर थिंग एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आप एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, दरअसल जो नई चीज हमें मिलती है दैट इज ऑलवेज अ वेक्टर थिंग, एंड दिस वेक्टर विल हैव द सेम डायरेक्शन। एफ और ई की डायरेक्शन सेम होगी, जस्ट मैग्नीट्यूड जो है एफ का वो ई से एम टाइम्स है। तो ये एक वेक्टर इक्वेशन है जो हमें बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, विच इज टूवर्ड्स सोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस केस में पीओ विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस ई और एफ। तो हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, और इसका जो स्केलर काउंटर पार्ट है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज हम देखना चाहें तो मैग्नीट्यूड वाइज हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो magnitude of this gravitational force will be G, product of these two masses, and divided by this separation between them and square of it, and equals to M and magnitude of electric field intensity vector. So electric field intensity vector magnitude of it will be, ये इन दोनों को देखें हम इनके कंपैरिजन से, तो ये स्मॉल m कैंसिल होता है, तो G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इन जस्ट मैग्नीट्यूड। और अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहें तो डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। तो अगर आपने ओरिजिन से आउटवर्ड को रेडियल डायरेक्शन कह रहे हो, रेडियल डायरेक्शन ये है, सो इसका डायरेक्शन होगा माइनस R कैप। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर। अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज ये कैपिटल M इज अ पॉइंट मास। इफ इट इज अ पॉइंट मास, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर अ पॉइंट मास एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अगेन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करना पता लग गया है, बाय जस्ट प्रीवियस डिस्कशन वी कैन ऑल्सो डिराइव द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट मास। अभी हम इसके शेप की बात नहीं कर रहे हैं कि ये m मास का जो ऑब्जेक्ट है इसका शेप कैसा है। थोड़ी देर बाद अगले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे कि अगर इसका शेप डिफरेंट शेप्स के ये मासेस हों तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या पोटेंशियल है r डिस्टेंस पर, इस पर कैसा डिफरेंस हमें दिखाई देने वाला है। अभी के डिस्कशन के लिए हम मान के चल रहे हैं कि ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है इज जस्ट अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। So if it is a point mass object, let's see what will be the gravitational potential at this point. तो अगर gravitational potential की बात करें, so gravitational potential is simply R, अभी हमने देखा था, is just at any point, अगर m mass ऑब्जेक्ट टेस्ट मास के मोशन की बात हो रही है तो किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड बाय द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हाइल टेकिंग दिस मास फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट 1 टू द गिवन पॉइंट। हमारे प्रॉब्लम के लिए हमें बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पर जो कि सोर्स से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। सो दिस सेकेंड पॉइंट इज एट r डिस्टेंस and let's say reference point is at infinity। और हम जानते हैं कि infinity पर just using the expression for gravitational potential energy which is minus m by r, so u infinity is 0। तो ये expressions अगर हम यहाँ पे use करें, so v at this p point which is at r distance from source will be u at r minus u at infinity which is 0 and divided by mass of the object. So it would be minus g m divided by r divided by small m. So Vr will be minus g m divided by
आर। एंड प्रीवियसली हमने देखा था व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट वाज GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इन माइनस R कैप डायरेक्शन। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉल्स ऑफ लाइक रैपिडली इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इवन फॉर अ पॉइंट लाइक पार्टिकल हियर। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड जब भी हम कह रहे हैं दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आर दे रिलेटेड समहाउ, किस तरीके से रिलेटेड हैं, और अगर रिलेटेड हैं तो उससे हम क्या इंफॉर्मेशन फील्ड या फील्ड प्रॉपर्टीज के बारे में ले सकते हैं। तो सपोज अगेन दोबारा उसी एग्जाम्पल पे अपने आते हैं, हमारा सोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल एम जो O पर सिचुएटेड है और इसने एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेस में सेट किया है, और इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में ये स्मॉल मास m मूव कर रहा है, इसके मोशन की हम बात कर रहे हैं। सो लेट्स से कि सोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से स्मॉल r डिस्टेंस पर इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है P पॉइंट पर, उसको हम E से दिखा रहे हैं। तो अगर इसको हम E से दिखा रहे हैं तो P पॉइंट पर जो m मास का ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मास, that object mass m at point P will be then mass of the object multiplied by gravitational field intensity at that point. So अब लेट से हम बात करते हैं कि ये r डिस्टेंस से आगे एक स्मॉल r डिस्टेंस P डैश पॉइंट तक मूव करता है, और फर्दर ये डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट इज dr। सो r से r प्लस dr तक जाने में कितना वर्क डन इस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हुआ वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो दैट वर्क डन dw, लेट्स से work done by this gravitational force in moving this object from its position at r distance to r plus dr distance from P to P dash will be force dot product with displacement. So अगर यहाँ पर हम use करें definition first, so it will be me dot dr. Now again, using the definition of gravitational potential energy, dw can always be written as minus du. So du would be, comparing these two, du would be minus m e dot dr. Now again we are using the definition of gravitational potential, which says that V2 minus V1 will be U2 minus U1 by M, और यहाँ पर हमने V2 minus V1 को लिख लिया dV, change in gravitational potential energy divided by object's mass. So now if we compare this equation number 4 and 5, so we know that dV is simply, we will divide this with m, will simply minus e dot dr. So it is an important differential equation. हम देख रहे हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गई है जिसमें कि कुछ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स आए हैं, और सिंपली क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, इसमें सिर्फ r के फंक्शन के फॉर्म में ये है, सिर्फ रेडियल कंपोनेंट है। सो इसका इंटीग्रल जो काउंटर पार्ट है उसको एक्सप्रेस करना भी बहुत आसान है। इसको हम इंटीग्रल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। VR वुड बी सिंपली माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr. So these both of them, and here we will have to look for where is the reference, from reference to the desired point. So
ये दोनों इक्वेशन सेम है, जस्ट एक के दिखाने का तरीका मैथमेटिकली डिफरेंशियल है और एक को दिखाने का तरीका इंटीग्रल फॉर्मेट में है। तो अगर अब हम ये डिफरेंशियल फॉर्मेट यूज करें और थोड़ा सा प्रॉब्लम को अपनी सिंप्लीफाई करते हैं, सपोज कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। इसका एक्स कॉम्पोनेंट एक्स डायरेक्शन में, y कंपोनेंट y डायरेक्शन में और z कंपोनेंट z डायरेक्शन में इस तरीके से दिया गया है। लेट से हमने इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसे दिखाया है। वी ऑलवेज नो दैट पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय दिस। सो दिस डिफरेंशियल थिंग dr कैन बी रिटन एज टोटल डिफरेंशियल ऑफ r कैन बी रिटन एज टोटल डिफरेंशियल ऑफ x along I cap dy j cap and dz k cap. So we can use these two in equation number 6. So using these two in equation number 6, we have dv equals to minus ex I cap ey j cap ez k cap dot product with dx I cap dy j cap and dz k cap, and using the property of dot products only I dot I will survive, I dot j or I dot k these all will be 0. So इसे हम लिख सकते हैं minus ex dx, you can easily recheck, minus ez dz. So this is the equation for total differential of gravitational potential, जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि इसका x कॉम्पोनेंट ऐसे दिया जा रहा है डिफरेंशियल फंक्शन का, y कॉम्पोनेंट एंड z कॉम्पोनेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि हमें एक हिंट दे रहा है कि v जो है वो x y z तीनों का फंक्शन है। So Ex can be written as like minus del V by del X. Ey can be written as minus del V by del Y. And Ez can be written as minus del V by del Z. और जहां पर कि ये del by del X हमें क्या बता रहा है, del by del X बता रहा है इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, जबकि हमें y और z वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करना है। और सिमिलरली फॉर y एंड z कंपोनेंट। सो लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल। सपोज किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए इफ वी नो इट्स पोटेंशियल इज समथिंग लाइक सम कांस्टेंट एंड divided by square root of x square plus a square, and this particular example is taken from concepts of physics by H.C. Verma, and in its chapter gravitation this example is there. I am just directly taking it from here. So if the potential is given like this, what is the ग्रेविटेशनल फील्ड? क्वेश्चन इज कि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ऐसा हो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा बताइए। तो अगर आपके पास v गिवन है एक्सप्रेशन फॉर्मेट में, यू कैन जस्ट पुट इट हियर एंड नो द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. सो व्हाट विल बी द ex विल बी सिंपली माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस थिंग c स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस. और इसको अगर हम सॉल्व करें, दिस वुड बी माइनस सी एन एंड दिस थिंग n minus 1 will give minus 3 by 2, and again differentiation of x square plus a square will give 2x, and ey will be del by del y of this minus del by del y of c divided by x square plus y square. So
पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो हमें x को कांस्टेंट ट्रीट करना है. सो दिस होल फंक्शन इज कांस्टेंट, सो इट विल कम आउट एज 0. सिमिलरली फॉर Ez, जब आप इस फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस होल ऑफ इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू z. तो Ez इज अगेन 0. So what is the electric field? Electric field has this much magnitude, which you can simplify further. So this much magnitude, and it exists only in x direction. So knowing the function, knowing one function, you can always derive the second function. So potential, gravitational potential and gravitational field intensities are always related. Knowing one, we can derive the other. तो इसके साथ ही इस लेक्चर में आज हमने जाना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये सभी प्रॉपर्टीज किस तरीके से डिफाइन की जाती हैं. और आगे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हम अपने ग्रेविटेटिंग सिस्टम्स को, जैसे आज के लेक्चर में हमने जस्ट एक सिस्टम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, जस्ट अ 2 पार्टिकल सिस्टम, जहां पर कि हमारा जो सोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था वाज जस्ट अ पॉइंट मास ऑफ कैपिटल M. लेकिन अब अगर ये सोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास ना होके, इफ इट हैज सम डिफरेंट ज्योमेट्री, अगर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो, स्फेरिकल शेल हो, सॉलिड स्फेयर हो, तो डिस्टेंट किसी पॉइंट पर या इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड किसी पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड और उसका रिलेटेड पोटेंशियल किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो थैंक यू.